अब ये जो बारिश के बाद कराची की सूरत हाल है ये हम सब ने देखी, और ये पहली दफ़ा तो है ही नहीं, ये हर साल हर दफ़ा ऐसा ही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अब पलट कर वार किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर कि मनाजरे की तो बहुत बातें कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करें मुवाज़ने का। ठीक कहा है उनको, वो यही कह सकते थे। अगर आप मनाजरा नहीं कर सकते, अगर आपके पास मनाजरे में बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप इस तरह ही निकलते हैं जैसे वो निकले। सो मैं मवाजना बिल्कुल दुरुस्त है, बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन मनाजरे की जो तजवीज़ है वो एक जुर्रतमंदाना तजवीज़ है, ये बहादुरी की तजवीज़। और इसको ऐसी इस तरह की दावत कबूल ना करना ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर ये डर है कि बदतमीजी हो जाएगी। लेकिन जो भी है ये आप खुद पीछे हट रहे हैं। मनाजरे की रिवायत ये बहुत सेहतमंद रिवायत है। हाँ जी। ये उन मुआशरों में होती है जिनकी हम वैसे तो बहुत नकाली करते हैं, लेकिन सेहतमंद रिवायात की हम नकाली नहीं करते। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी रिवायत है। दूसरी बात आई कराची का मसला ड्रेनेज का। देखिए वहाँ मसला है एनक्रोचमेंट का। हाँ जी। वो जो वाटरवेज हैं जहाँ निकासी, वहाँ पे कब्जे हैं जी हाँ, और वो अब इतना संजीदा हो गया मामला कि उससे कोई हुकूमत हाथ डालने की जरूरत नहीं करती, क्योंकि सियासी हुकूमत अगर हाथ डालेगी तो वो अपना वोट बैंक लूज करेगी। अच्छा। और अब मुझे हैरत है कि बाकी जो आमरीतें हमारे मुल्क में आती हैं वो भी अवामी मफाद में जो मतलब है इक़दाम होते हैं, वहाँ वो भी लोगों के एहसास का ख्याल करने चल पड़ती हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ ने, यानी जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल एक स्याह सफ़ेद का मालिक थे, किसी की जरूरत नहीं थी शुरू के 3 साल उनके सामने सवाल पूछा। लेकिन कालाबाग डैम के मामले में जो है वो अवामी एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता करने में यानी जुट गए। जो ये हमारी अनफॉर्चुनेट है। कराची का भी मसला यही है, ये एनक्रोचमेंट जब तक नहीं होगी ये सब बाकी लफाजी। नाजिर साहब, फिर बिलावल क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान को कराची जैसा सिंध जैसा बनाएंगे? तौबा अल्लाह ना करे। मतलब ये कि अच्छा, दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चूंकि आज 5 फरवरी है तो मैं इतनी गुजारिश जरूर उस हवाले से करूँगा कि ये पहले तो मैं आपको रवैयों का फ़र्क बता देता हूँ। 5 फरवरी का दिन जो मनाना शुरू हुआ ये 88 या 89 की बात है। नवाज शरीफ की अपील पर ये दिन शुरू हुआ था, आज तक मनाया जा रहा है। इसके मद्दे मुकाबले अगर आप देखिए तो बानी PTI ने भी कि कश्मीर के लिए जुम्मे को निकलने का कुछ वादा किया था। आज किसी को खुद भी याद है कि जुम्मे को उन्होंने कुछ निकल के एहतजाज का वादा? अच्छा, ये आपको फ़र्क बता दिया कि जब व्हेन यू मीन बिजनेस और जब आप जज्बाती नारे लगाते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एक दिन मतलब है कि कश्मीर के नाम कीजिए, एक हफ्ता कीजिए, एक महीना कीजिए या पूरा साल कर दीजिए, ना दुनिया को उससे कोई फर्क पड़ता है, ना भारत को उससे कोई फर्क पड़ता है, ना कश्मीर को उससे कोई फर्क हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी आज तक हम लिए बैठे हैं कि हम यानी वो नाकाम हो चुकी है। यानी ना तो हम जंग करके ले सके हैं कश्मीर, ना हम एहतजाज करके उनकी कोई मुश्किलात में आसानी कर सके हैं, ना इस तरह की अखलाकी मदद। तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता हमें देखना होगा। वो दूसरा रास्ता क्या होगा? वो बैक चैनल डिप्लोमेसी, दोनों के जो दफातर खारजा हैं पाकिस्तान और भारत, वहाँ पे तजावीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे वो रास्ते मौजूद हैं जिन पर हम निकल कर आगे ये मसला हल कर सकते हैं। उसके लिए एक जुर्रत की ज़रूरत होगी, वो वहाँ भी दिखानी होगी, यहाँ भी दिखानी होगी। ऐसे क्यों मसले हल नहीं होते? जर्मनी, फ्रांस जैसे ममालिक ने हल हो सकते हैं जी। हम होने के आ गए थे, नवाज शरीफ के दौर में भी आ गए थे, करीब हो गए थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी करीब हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब नवाज शरीफ के दौर में हम करीब हुए तो कारगिल हो गया, और जब जनरल मुशर्रफ के दौर में हम इसके हल्के करीब हो गए तो वहाँ अडवाणी साहब, LK अडवाणी, वो खड़े हो गए और उन्होंने दबाव में डाल दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। साहब ये जो अपील की बात आउट ऑफ द बॉक्स ही होगा, ना तो उनकी ख्वाहिशात मुकम्मल होंगी, ना हमारी ख्वाहिशात मुकम्मल होंगी। आपकी जानिब से अपील की बात की गई, नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा अपील की थी। फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं कि 1990 में पहली बार मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब, काजी हुसैन अहमद, बिल्कुल सही है। उसके बाद नवाज शरीफ, वो IGI बनी हुई थी, उसकी सरबराही ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के पास थी, उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, इन्होंने अप्रूव की थी। ठीक। अप्रूव करने के बाद फिर ये शुरू हुआ था और आज तक जारी है। अच्छा, दूसरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो डेरा इस्माइल खान में इंतहाई अफसोसनाक ये जो मामला हुआ है, इससे एक तो मौलाना फजलुर रहमान के वो शकूक और वो खदशात जिनका वो इज़हार कर रहे थे वो ज़ाहिर है कि दुरुस्त हुए। लेकिन ये है कि ये वो लोग हैं जो अब हमें यानी ये पुलिस पर जो हमला हुआ है, ये लोग अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, बिल्कुल ये अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, और इन पर यह अटैक हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी हमें बहुत वैल्यू करने की ज़रूरत है। ये इनकी शहादतें हैं, ये इनकी ड्यूटियाँ हैं, एग्जैक्टली जो आप मतलब है कि हम एक नॉर्मल यानी फंक्शन होता हुआ मुल्क देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे जो कोयटा में एक खातून खुदकुश हमलावर की इतला है,
इस तरह से जो बाकी इतलात हैं कि कुछ लोग हैं जो 8 फरवरी के हवाले से गड़बड़ करना चाहते हैं 7 तारीख को, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं 2 दिन पहले 2 दिन बाद की बातें की जा रही पहले शायद हसास मुकामात पे कम से कम जहाँ पे ज़्यादा खतरा है हसास मुकामात, वहाँ पे मुमकिन है कि इसको बंद कर दिया जाए। नाजी साहब, एक खदशा बिलावल भुट्टो को भी है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पहले ही धांधली कर रहे हैं और जो भी करंट सेटअप है वो उनकी भरपूर मुआवनत कर रहा है, हक नहीं मिला तो फिर हक छीनेंगे इलेक्शन कमीशन जाके। क्यों खदशा है ये बिलावल को? ये तो बिलावल भुट्टो से पूछना होगा, क्योंकि बात यह है कि वो बुनियादी तौर पर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसमें तो कोई अगर मामला ये है कि उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं, बात तो ये है ना कि उनके अपने, मैं उनके बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत यानी एक तवील जद्दोजहद की दास्तान है, लेकिन यह है कि उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो खुद यानी किस हद तक, मिसाल के तौर पे अब यहाँ एक आम नॉलेज है, ये मैं को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, कि जहाँ भी इंतखाबी पीपल्स पार्टी की दफातर खुले हुए हैं वहाँ 2,500 रुपये पर वोट। जी बिल्कुल, ये चीज़ सबको पता है। वो लोग जाए, आप अपने ID कार्ड की उन्हें कॉपी दीजिए। अच्छा, वो हल्फ वगैरह भी नहीं उठवा रहे, ये जो मामला हुआ है ओनली के साथ, और वो जो है नहीं, ये यहाँ भी ठोकर पे भी जो अच्छा यहाँ पे भी हो रहा है। जी यहाँ भी हो रहा है। तो वो 2,500 अगर वो यानी आप जाइए उनको वो दीजिए, तो वो इस तरह से अगर आप आके बदतमीज़ी करके, ख़ास तौर पे बिलावल की जो उठान रही है वो ये रही है कि वो जो बदतमीज़ी करके और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में शरीफ फैमिली को बदतमीज़ी करके वो उन लोगों को एल्योर करना चाहते हैं जो PTI का सपोर्ट बेस है, क्योंकि वो इस लब लहजे को पसंद करता है। तो वो उसमें ये हो सकता है नाजी साहब? नहीं जी नहीं, इसके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए अगर वो एक स्ट्रेटजी बनाएं और आसफा भुट्टो उनके साथ हों और उसके बाद ये 2 या 3 साल अगर फोकस करके काम करें तो ये कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जो एंटी नवाज वोट बैंक है वो तो मौजूद है, वो तो कहीं नहीं। आपने जिक्र किया आसफा भुट्टो का, आसफा भुट्टो के बारे में और भी बहुत जितने भी तजिया निगार हैं और जितने बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये आने वाले वक्त की बेनज़ीर है। आप समझते हैं कि वो हैं चीज़ें उनके अंदर? नहीं, देखिए रेप्लिका तो उस तरह से कभी नहीं होता, लेकिन ये है कि आसफा भुट्टो की अपनी जद्दोजहद होगी। आसफा भुट्टो को अभी तो बहुत कुछ उन्हें सीखना है। मिसाल के तौर पे उनके अंदर वो करंट है जो करंट होना चाहिए किसी ग्लैमरस लीडर की शख्सियत में, वो है, लेकिन उसको पॉलिश होने की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर आप गौर करें तो वो अपनी तकरीर के आखिर में वो एक रिदम के साथ नारे लगवाती हैं क्राउड से, जो बहुत अच्छा है, लेकिन उस रिदम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं बिलावल को तो इतने सालों के बाद अब तकरीर करनी आ गई, अब उनकी तकरीर को लोग एंजॉय करते हैं। तो जो आसफा भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो की तकरीर को हाँ लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नुक्ते कमाल पे पहुंच चुके हुए हैं। उनको भी अभी प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। नाजी साहब, अब इंतखाबात की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जी 3 दिन पहले ही मुतादिद आरोज़ ने जो नताइज जमा कराने के लिए सिस्टम है EMS, उसको नाकाम करार दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। देखिए, बात यह है कि हमारा जो एक ये आप कहिए कि हाइड एंड सीक जो पॉलिटिकली ये खेल है, ये मौजूद है, इसमें कोई आप इनकार तो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ये ख़ास तौर पे हमारे जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, आमतौर पे पूरी दुनिया के अगर आप माशरे में जाएं तो मिडिल क्लास आमतौर पे फाशिस्ट होती है। अच्छा, ये फाशिस्ट होती है, मिडिल क्लास वाले फाशिस्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो अब पहले ये था कि वो जो एक मिडिल क्लास वाली जो फाशिज्म है, अब आपने उसका अगर भरपूर इजहार देखना है तो PTI के सपोर्ट बेस में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है सर, लीडर नहीं और बनाता उस कंट्राडिक्शन के साथ जिंदा रहना और फिर ख्वाहिशात वो करनी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे वो तमाम सोसाइटीज़ जहाँ अनारकी आ गई, वहाँ पे अगर आप उनको उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे इनकलाब की हिमायत करने वाली मिडिल क्लास जो थी वो सबसे आगे थी। लेकिन जब वो इनकलाब आ गया, उनको ये इल्म नहीं था कि मिडिल क्लास के नीचे असल जो समंदर है वो लोअर मिडिल क्लास या गरीबों का होता है। जो अक्सरियत है वो गरीबों की होती है। तो मिडिल क्लास क्या करती है, मिडिल क्लास ऑर्डर को तोड़ के जो अपने ऊपर टाइनी सी एक वो होती है उमरा की अक्सरियत, वो उनको तोड़ देती है। जहां पे ये मुकम्मल होता है वो उनको तोड़ती है विदाउट रियलाइजिंग कि उसके नीचे एक पूरा समंदर है गरीबों का, और वो फिर उठते हैं, वो एक लुकमा बना के पूरी मिडिल क्लास को हड़प कर जाते हैं। तो ये आप मेरी बात समझें, ये कम्युनिज्म हो जाएगा। कम्युनिज्म नहीं, जब ऑर्डर टूटेगा। कम्युनिज्म तो बहुत बात की बात है। कम्युनिज्म तो ये है ना कि आपने
एक निजाम को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो आपने रिप्लेस करना है उसका मैनिफेस्टो आपके पास मौजूद है, जैसे बल्शेविक में हुआ। सही। आपके पास एक पार्टी मौजूद है, मतलब ये कि आपने ये स्टूडियो आके तो तोड़ दिया, लेकिन अब इसको करना क्या है, इसका उस पे पहले से एग्रीमेंट मौजूद है, तो आपने इसकी सेटिंग चेंज कर दी और अपनी मर्जी की सेटिंग चला ली। ये होता है वो जो बाल्शेविक कम्युनिज्म। यहाँ तो कोई कम्युनिज्म दूर दूर तक नहीं है, यहाँ तो कोई अल्टरनेटिव सिस्टम के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? जो सीरिया में हुआ, जो इराक में हुआ, मतलब है जब ऑर्डर टूट जाए तो उसके बाद तो फिर अफरा तफरी होती है ना। उसके बाद तो फिर अब मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लीजिए 9 मई को, मतलब ये कामयाबी अगर ये जो ख्वाहिश जिसकी कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि अगर वो तोड़ने में कामयाब हो जाते फिर क्या होता, तो इनके अपने जो माली हैं, इनके अपने ड्राइवर हैं, इनके अपने गार्ड्स हैं, उन्होंने इनको 47 चीज ही कुछ नहीं है 47 में जो फसादियां 47 के फसाद अगर आप देखें तो उसमें जो बुनियादी बात थी जो 12-13 अगस्त को 14 अगस्त तक हुए, यानी 10-9 अगस्त तक कोई फसाद नहीं था, आखिरी घंटों में हुए। उसकी जो बड़ी वजह थी वो क्या थी कि इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी, वो था ही नहीं, यानी बिल्कुल पुलिस नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। 9 मई का आपने जिक्र किया, बानिया पीटीआई की बात कर लेते हैं। 3 केसेस में सजा हो चुकी है, 9 मई केस में भी सजा आनी है। कहा यह जा रहा है कि 3 केसेस में मजीद उनको सजा सुनाई जाएगी। क्या लगता है पिछली सजाओं मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सारे का सारा बड़ा एक यूं कहिए कि इस हवाले से हम देख नहीं रहे इसको कि अल्लाह ताला के सच्चे दीन को जो लोग सियासी मकासद के लिए बेचते हैं जी, तजारती मकासद के लिए बेचते हैं, शायद ये कुदरत का कानून है कि उनकी असलियत जो है, उनकी हकीकत सामने आती है। अब बुशरा बीबी के केस पे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि वो बुशरा बीबी का जो एक मजहबी हवाला और रूहानियत का रहा, जो वो पसंद करती हैं कि उनको रूहानी पीर समझा जाए। उनकी अपनी बहन का इंटरव्यू आ गया है कि उनकी तो जिंदगी बड़ी टॉर्चर्स थी और उनके पहला शौहर उनको बहुत टॉर्चर किया करता था और वो इतनी टॉर्चर होती थी कि वो उनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो दूसरों की किस्मतों का दावा बदलने का दावा रखती हैं खातून, उनके पास कोई तावीज़ ऐसा नहीं था जो उनकी अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को ठीक कर देता। अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी तो वो ठीक नहीं कर सकी, लेकिन उनकी शोहरत बहरहाल ये है कि वो जन्नात भी काबू करती हैं, दूसरों के मसाइल हल कर लेती। तो ये होती है दीन फरोशी। मैं आपसे गुज़ार, यही बानी पीटीआई का मसला रहा कि अब वो उमर चीमा जिसने खबर दी कि ये निकाह जो है ये 1 जनवरी 2018 को हुआ था, ये रियासत मदीना के दावेदार थे, हाथ में तस्बीह पकड़ते थे, उस उमर चीमा को इन्होंने ट्रोलिंग करवाई, उस खबर की तरदीद दोनों ने की, पूरी उसको यानी बदतमीजी का एक तूफान उठा दिया, यानी जंग ग्रुप के खिलाफ एक शकीलुर रहमान को सारा बदतमीजी का तूफान आना। अब अदालती रिकॉर्ड का ऐसा बन गया, लिख के दे दिया कि हाँ जी वो तो 1 जनवरी 2018 को हुआ था। तो अब ये बताइए कि ये 3 किरदार आपके सामने हैं, यानी 3 को रखें ना, बल्कि 4 कर लें। एक ये बुशरा बीबी को अपने सामने रखें, उनका एक रूहानी इमेज अपने सामने रखें, बानी पीटीआई का इमेज अपने सामने रखें, हाथ में तस्वीर रियासत मदीना। इन दोनों की गवाही कौन दे रहा है? मौलाना तारिक जमील। इन जैसा दीनदार तो कोई है ही नहीं। इन तीनों को एक तरफ रखें। चौथा आदमी उमर चीमा, जिसने कभी अपने मजहबी मामलात को अवामी दिलचस्पी का मौजू नहीं बनाया, उसने कभी हाथों में तस्वीर नहीं पकड़ी, उसने कोई वीलॉग कभी ऐसा नहीं किया कि पीछे मुकद्दस आयात लिखी हैं। सच्चा वो निकला और ये तीनों अब लिखकर झूठ इनका सामने आ गया। ये है वो भयानक, यानी आप यानी सियासत में पूरी दुनिया में झूठ बोला जाता है, इल्जाम तराशी भी होती है। इट्स अ डर्टी गेम। ये कोई नहीं कहता कि सियासत एक बड़ी पाकीज़ा अच्छे लोगों का काम है, नहीं, इट्स अ डर्टी गेम सर। तो इस डर्टी गेम में जब आप इस्लाम को लेकर आएंगे तो जो एक सच्चा मजहब है, सच्चा दीन है, उसकी यानी बिल्कुल नाज़िर साहब सही कह रहे हैं, मजहब के नाम पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।